Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today we are going to talk about coordination compounds, a very important chapter, that is chapter 9. Chapter 9, coordination compounds. It's a very important topic. And many questions in board examinations have been asked from this chapter. तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें यही पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको हम कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं. ठीक है, चाहे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलें या कॉम्प्लेक्सेस बोलें. और या हम इनको कह सकते हैं वार्नर कॉम्प्लेक्सेस, ऑल्सो नोन एज वार्नर कॉम्प्लेक्सेस. They're also known as Warner complexes. ठीक है, वार्नर कॉम्प्लेक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं अल्फ्रेड वार्नर, इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी किया था और इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं. ठीक है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कैसे कहा जाता है? अल्फ्रेड वार्नर को. ये तो हो गई है. उसके बाद में रही बात डेफिनेशन की, तो इसमें होता ये है कि जैसे ये कोई मेटल है जो कि डी ब्लॉक का होता है जनरली, और इसके साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से आप कह सकते हैं स्पीशीज़ अटैच होती हैं. जैसे उनको हम लिगेंड्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एल का मतलब लिगेंड है और ये एक कॉम्प्लेक्स है. एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में पहले. और ये जो लिगेंड्स होते हैं ये लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ में. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कॉम्प्लेक्सेस में, इन कॉम्प्लेक्सेस देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड present between central atom and electron rich atoms known as ligands. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. और किसके बीच में होता है? सेंट्रल एटम के बीच में होता है. और इलेक्ट्रॉन रिच एटम जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं उनके बीच में होता है. ठीक है, तो इसको और भी समझाने के लिए एक मैं कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ले रहा हूँ. जैसे आप कोई सा भी एक सिंपल कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं. जैसे कि चलो मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लिया मैंने. यहाँ पर कोबाल्ट है और Cl3 है और उसके साथ में जो NH3 है ये लगा हुआ है. 3 कर लें, कोई दिक्कत नहीं. इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स लिया मैंने. ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम हो गया ये. और बाकी ये क्लोरीन और अमोनिया ये लिगेंड्स, इनको लिगेंड्स कहा जाता है। ठीक है ना।
तो ये और ये दोनों चीज़ें ये हैं लिगेंड्स, ठीक है ना। एक जनरल इंट्रो है इसके बाद चैप्टर के बारे में, इसके बाद डीपली जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में उनको पढ़ेंगे हम। तो सेंट्रल एटम तो डी ब्लॉक का होता है इसका, ये तो डी ब्लॉक का है, ठीक है। अब यहाँ पर इन प्लेस ऑफ दिस कोबाल्ट इट कैन बी आयरन, इट कैन बी एनी ट्रांजिशन एलिमेंट यू कैन से। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ आएगी वो लिगेंड्स के बारे में आएगी। लिगेंड्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। या ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इनके ऊपर चार्ज हो, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। और ये लिगेंड्स जो होते हैं ये लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस। लुईस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लुईस बेस वो होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे नेगेटिव लिगेंड्स में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे क्लोराइड है, Cl- है, Br नेगेटिव है, OH- है और बहुत सारे हो सकते हैं। सल्फेट है, कार्बोनेट है, एसीटेट है, ठीक है। तो जिनके ऊपर भी चार्ज माइनस का आता है, ऑक्सलेट है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच हैं, सभी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इन्हें लिगेंड्स कहेंगे और ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं। अच्छा, न्यूट्रल में कौन कौन आ सकता है? न्यूट्रल लिगेंड्स में कौन कौन है? तो उसमें भी काफ़ी लिगेंड्स हैं न्यूट्रल में, आपको पता होना चाहिए। और इसकी हेल्प से आप बाकी आगे क्वेश्चन जो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अमोनिया ले लेंगे और अमोनिया को कोऑर्डिनेशन में अमाइन कहा जाएगा, हम बताएंगे आपको बाद में। तो अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है। और इसके अलावा अगर वाटर की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और इसी तरीके से और भी हम ले सकते हैं, जैसे ये एक अमाइन है, ठीक है। यहाँ पर इसके पास में भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास में इसके पास भी लोन पेयर है। इसको शॉर्ट में हम EN लिखते हैं, EN, ठीक है। इसे बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन, दिस इज इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। इसके अलावा CO जिसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप है, नाइट्रोसिल ग्रुप है और हैं। तो ये जो हैं ये लिगेंड्स हैं और ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। खासकर ये है कि ये लुईस बेस होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं अपने, जैसे कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है प्लांट में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल में भी सेंट्रल एटम होता है। बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं मैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो कौन से इसमें क्लोरोफिल में कौन सा वाला सेंट्रल एटम होता है आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा आप। तो क्लोरोफिल के अंदर में सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम होता है, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद में विटामिन B12 में क्या होता है? विटामिन B12 में कौन होता है? तो उसमें कोबाल्ट होता है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में तो आयरन होता है। तो ये सेंट्रल एटम है, कौन? सेंट्रल एटम, ये आपको पता होने चाहिए।
तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि पहले तो कॉम्प्लेक्सेस को समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल एटम के बीच में और लिगेंड्स के बीच में क्या हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने क्रोमियम, और ये लिखा मैंने NH3, ठीक है, NH3 6 है और इस पर चार्ज लगा हुआ है 3+ का, ठीक है। तो अब ये कौन है, ये अपना लिगेंड है और ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम। तो पहले इतनी बात समझिए, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। लिगेंड ज़रूरी नहीं है कि लिगेंड केवल एक ही हो, लिगेंड ज़्यादा भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई सेंट्रल एटम है और इसके पास में 2 लिगेंड ऐसे हैं जो A टाइप के हैं, 2 लिगेंड ऐसे हैं जो B टाइप के हैं, ठीक है, और 2 लिगेंड ऐसे हैं जो C टाइप के हैं। तो लिगेंड्स अलग अलग हो सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बेसिक आपको समझना है कि ये सेंट्रल एटम होता है जो D ब्लॉक का होगा, बाकी ये लोग कौन है, बाकी ये लोग लिगेंड्स हैं, कौन है, लिगेंड्स हैं। इतना पहले समझ लीजिए। अब उसके बाद में अल्फ्रेड वार्नर ने ये कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं। कॉम्प्लेक्सेस में वैलेंसी 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो 2 तरह की वैलेंसी कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं ये आयनाइजेबल होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा K4FeCN6। तो इसमें से अगर ये कॉम्प्लेक्स आयनाइज होगा, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है ना, अगर ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइज होगा तो ये हमें क्या देगा आगे, ये हमें देगा 4K+ और हमें मिलेगा FeCN6 और ऊपर चार्ज आएगा 4 नेगेटिव का, ठीक है ना, ऊपर चार्ज आएगा 4 माइनस का। जितने कैटायंस जाएंगे उतना ही चार्ज आएगा ऊपर माइनस का। तो आगे ये जो लिखा होता है ना ब्रैकेट के बाहर, इसे कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये परमानेंटली बॉन्डेड होती है सेंट्रल एटम के साथ में। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, भी 6 है, कितनी है, 6 है। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। ये आयनाइज हो सकती है, ठीक है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, काफ़ी एग्जांपल इसमें हैं। इसमें मैंने और लिखा CONH3, एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ मैं, और चार्ज इसके ऊपर 3+ का और ये 3Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये कौन है, प्राइमरी वैलेंसी है। दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, मतलब जो आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और जो लिगेंड्स होते हैं, जुड़े होते हैं सेंट्रल एटम के साथ में, वो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, कितनी है, 6 है। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी तो नॉन आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। और क्या करते, सेकेंडरी वैलेंसी का रोल क्या है, डिसाइड्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स है उसका शेप कैसा होगा, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है। ये आयनाइज नहीं होते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में लिखी होती है। तो स्टूडेंट्स ये एक जर्नल इंट्रो था चैप्टर का,
मेरा बेसिक मोटिव यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। उसके बाद में हम और टॉपिक एनसीईआरटी के हैं, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स इन और आईयूपीएसी नेमिंग, उनको भी पूरा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और नोट करिए इन चीज़ों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ए ट्यूटोरियल।